Hello girls, I'm Neetu Singh, your English teacher. Today I'm gonna teach you about figure of speech. Earlier we have discussed two figure of speech, metaphor and simile. Okay, they are so much similar. Now come to the next two figure of speech, apostrophe and personification. Here come first personification. Personification means manvyakaran. Okay. नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन. पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण. देखिए, व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग. व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी जिस लाइफ में नहीं होता है जीवन, लेस यानी जिसमें जीवन ना हो, यानी जीवन रहित वस्तुएं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक, तो भाववाचक जो हमारे विचार होते हैं वो आइडियाज़ आर थॉट सोचे जाते हैं ऑफ एज लिविंग बीइंग, जैसे कोई जीवित व्यक्ति मान लिया जाता है उन्हें, तो उसमें मानवीयकरण होता है. हिंदी देखिए इसकी, जब निर्जीव वस्तु या अदृश्य विचारों को सजीव मान लिया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, The moon veiled her face. First one, love is blind. Blind means होता है अंधा. तो अंधा कौन हो सकता है? जिसके पास आंखें हो. अब लव के पास आंखें तो है नहीं, लेकिन पोएट ने क्या किया है, लव को एक आदमी की तरह प्रेजेंट किया है और उसको अंधा बता दिया है. तो यहाँ पर लव को पर्सोनिफाइड किया गया है. नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव यानी किसी भी चीज़ काम करते करते जब हम किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ का. तो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं. इसीलिए कहा गया कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि हम अनुभव गेन करने के बाद किसी को सिखा भी सकते हैं, तो वो बेस्ट टीचर, अनुभव हमें बेस्ट टीचर बना देता है. तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. यहाँ पर एक्सपीरियंस एक भाव है, वहाँ पर पर्सोनिफाइड हुआ है. एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. एंग्जाइटी मतलब होता है उदासी के भाव या दुख या चिंता. एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. सिटिंग माने बैठी हुई है, ऑन हर फेस यानी उदासी उसके चेहरे पर बैठी हुई है. तो उदासी कोई लड़की थोड़ी ना है जो उसके चेहरे पर चढ़ के बैठ गई. तो ये एक भाव है, इसीलिए यहाँ पर इसको एक औरत या लेडी के रूप में यूज़ किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है. यहाँ पर एंग्जाइटी वर्ड है, पर्सोनिफाइड. नेक्स्ट है द मून वील्ड हर फेस, यानी चांद ने, वील्ड मतलब ढक दिया या घूंघट में ढक दिया, हर फेस यानी चांद ने उसके फेस को, उसके चेहरे को ढक दिया. ठीक है, तो चांद ऐसा थोड़ी ना कर सकता है किसी को ढक दे, तो इसीलिए यहाँ पर मून को पर्सोनिफाइड किया गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, पर्सोनिफिकेशन. Personification is a figure of speech in which human attributes are given to an animal, an object or a concept. तो पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन मतलब मानवीय, एट्रीब्यूट मतलब गुण या व्यवहार, मानवीय गुणों को आर गिव टू एन एनिमल, तो एक जानवर को दे दिए जाते हैं, एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को दे दिए जाते हैं, और एन कॉन्सेप्ट किसी विचार को दे दिए जाते हैं. यानी जो मानव के गुण होते हैं वास्तव में, वो अगर हम इन तीनों को दे दें तो उसमें हम उसका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, पर्सोनिफाइड कर देते हैं. ओके, एक और डेफिनेशन है इसकी. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू एन इनएनिमेट थिंग. यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या देते हैं, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, टू एन इनएनिमेट थिंग निर्जीव वस्तुओं को, आइडिया यानी विचार को, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा को, या फिर हमारे विचारों को हम बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व देते हैं. यानी कोई अगर हमें, जैसे कोई विचार ले लो, विचार जैसे हम सोच रहे हैं, दुख के भाव हैं, दुख हो रहा है हमें, हमने उसको लेकर कोई सेंटेंस बनाया, दुख को लेकर, दुख को एक मानव मानकर, तो हम उसको एक इंटेलिजेंस या उसको एक पर्सनैलिटी दे रहे हैं जिससे वो काम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल हैं, जस्टिस इज ब्लाइंड. पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है ये. जस्टिस इज ब्लाइंड, न्याय अंधा होता है. ठीक है, तो न्याय एक भाव है, इसको ये कोई होता तो नहीं है ना, कोई व्यक्ति नहीं होता. आपने सीरियल में या मूवीज़ में देखा होगा
जो अदालत का सीन आता है तो एक लेडी होती है मूर्ति, उसके हाथ में तराजू होता है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, तो वो न्याय की देवी बोलते हैं उसको। तो उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जस्टिस इज ब्लाइंड, क्योंकि वो बिना सबूतों के कोई भी विचार नहीं करती आगे जस्टिस करने के लिए। ओके, इसलिए बोला गया है जस्टिस इज ब्लाइंड। यहाँ पर जस्टिस को पर्सोनिफाइड किया गया है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा या घमंड। मॉक दियर, मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, दियर यूजफुल टॉयज, उनके यूजफुल उपयोगी टॉयल यानी श्रम, हार्ड वर्क, यानी महत्वाकांक्षा को हमें अपने कठिन मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमें गर्व या घमंड में नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा जो कड़ी मेहनत है उसका मजाक बन जाता है। ठीक है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ मीन्स मृत्यु, लेज माने रखती है, हिज आइसी हैंड अपने ठंडे हाथ, ऑन किंग्स राजाओं पर, यानी मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजाओं पर रख दिए। तो मृत्यु एक भाव है उसके, देखो इसमें हाथ भी इसके बना दिए हैं कि मानव के हाथ होते हैं या किसी जानवर के हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एट्रीब्यूट की बात होती है इसमें। तो इसमें डेथ को एक मानव की तरह प्रेजेंट किया गया है और कहा गया है कि उसने अपने हाथ राजाओं पर रख दिए। इसका मीनिंग क्या है कि राजाओं की मृत्यु हो चुकी है। सीधी बात ना कहकर कि राजाओं की मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने कहा कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ओके, ये सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ personification. The earth hath swallowed all my hopes. Earth hath, hath का मैंने आपको बताया था, बीच में पोयम आई थी, उसमें hath को पुरानी इंग्लिश में hath बोलते थे, अब जो इंग्लिश है उसमें has बोलते हैं। ठीक है, तो the earth has swallowed all my hopes. पृथ्वी ने मेरी सारी आशाओं को निगल लिया। swallowed मीन्स होता है निगल जाना। देखो यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रखी है, जो पृथ्वी बनी हुई है वो होप वर्ड को निगल रही है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, लेकिन पृथ्वी को मान लिया है। और इसमें दो वर्ड पर्सोनिफाइड हुए हैं, कौन कौन से, अर्थ और होप। ओके, नेक्स्ट, द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड। लीव्स में पत्तियाँ, डांस मतलब डांस कर रही हैं या नाच रही हैं, ऑन द वाइन हवा में। ये पिक्चर दिखा रखी है, हवा चल रही है और पत्तियाँ उसके साथ इधर उधर घूम रही हैं, तो यानी डांस कर रही हैं। तो पत्तियों को हमने किसकी तरह यूज़ किया है, एक मानव की तरह, कि वो डांस कर रही हैं हवा के साथ, लेकिन वो पत्तियाँ स्वतः ही हवा में उड़ रही हैं। नेक्स्ट है, द एंग्री सोर वॉज विजिबल। हेयर इज द पिक्चर जिस पर एक पैर बना हुआ है, उसके ऊपर एक घाव है। ठीक है, अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। द एंग्री सोर, यानी जो गुस्सैल या एंग्री गुस्से वाला सोर, सोर मीन्स होता है घाव, वॉज विजिबल वो दिखाई दे रहा है, यानी उसके जो गुस्सैल का जो घाव है वो दिखाई दे रहा है। यानी जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसके चेहरे पर झलक जाता है, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ किया उन्होंने कि उसको घाव बना दिया, कि उसका जो गुस्से वाला जो घाव है उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर घाव को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफाइड क्या हुआ है, एंग्री, गुस्से को हमने क्या माना है, मानव माना है। नेक्स्ट है, माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विद माई हेड। मेरा दिल वॉज कम्पीटिंग, प्रतियोगिता कर रहा है या परस्पर उसके साथ लड़ाई कर रहा है, विद माई हेड, मेरे सिर के साथ, यानी मेरे दिमाग के साथ। हम कभी कहते हैं ना कि असमंजस में पड़ जाता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो वही वाला ये सेंटेंस है, माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विद माई हेड, कि मेरा दिल मेरे हेड के साथ कम्पीट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हार्ट और हेड को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है, द लीव्स डांस्ड देयर वे थ्रू द लॉन। लीव्स, यहाँ पर देखो कैपिटल भी किया गया है लीव्स को, तो लीव्स डांस देयर वे थ्रू द लॉन, जो पत्तियाँ हैं वो रास्ते में डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, थ्रू द लॉन, लॉन के अंदर, लॉन मीन्स होता है बगीचा। ठीक है, तो लॉन में पत्तियाँ डांस कर रही हैं। ये देखो डांस करती हुई तीन पत्तियाँ भी दिखा रहे हैं। पत्तियों को किसकी तरह यूज़ किया है, मानव की तरह, क्योंकि इनके दो हैंड्स हैं, आँखें हैं और डांस के मूव्स भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लीव्स is personified.
Here's the next example. The sun greeted me this morning. Sun means सूर्य, morning means सुबह, greeted means होता है अभिवादन करना। जैसे ही हम स्कूल में हमारी टीचर आती है क्लास में तो हम उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं, तो वो ग्रीट करते हैं। हम कोई अंकल आंटी आए तो हम उनको नमस्ते करते हैं, वो ग्रीट करना होता है, यानी हम उनका अभिवादन करते हैं। तो द सन ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग, सूरज ने मुझे इस सुबह, आज की सुबह ग्रीट किया, अभिवादन किया। ठीक है, यहाँ पर सन को एक मानव की तरह प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है द वाइंड विसिल्ड थ्रू आउट द डे। वाइंड हवा, विसिल माने होता है सीटी मारना, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर। हवा पूरे दिन भर सीटी मारती रही। ठीक है, अब हवा सीटी लेके थोड़ी ना मारी या फिर अपनी उंगली डाल के मुंह में सीटी थोड़ी ना मारेगी, जो उसकी आवाज़ है, हवा चलने की, तेज़ हवा चलने की जो आवाज़ है वो सीटी की तरह लगती है, इसीलिए इसको बोला गया है द वाइंड विसिल थ्रू आउट द डे। ओके, ये थे एग्जाम्पल आपके पर्सोनिफिकेशन के। नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड एपस्ट्रॉफ। एपस्ट्रॉफ होता है संबोधन, जिसमें हम किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं, किसी चीज़ को बुलाते हुए पुकारते हैं या किसी को याद करते हुए बोलते हैं, तो उसमें एपस्ट्रॉफ होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए। इन एपस्ट्रॉफ डेड पर्सन और पर्सोनिफाइड आइडिया आर एड्रेस्ड। इसमें मृत व्यक्ति या मानवीय गुण वाले विचार को संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्ति मर चुका है या हम किसी विचार को मानव मान लेते हैं, उनको पुकारते हुए या इंगित करते हुए या उनकी तरफ बात करते हुए जब हम सेंटेंस बनाते हैं या कोई बात कहते हैं, तो उसमें एपस्ट्रॉफ होता है, संबोधन होता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें सिर्फ पुकार रहे हैं, इसमें कोई पूरा सेंटेंस नहीं दिया है। ओ वर्ल्ड, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ जिंदगी, ओ टाइम, ओ समय। ठीक है, तो सिर्फ तीनों चीज़ों को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। तो मानवीय गुण को, जो मानवीय गुण, जब हम कोई संसार, कोई व्यक्ति होता तभी तो हम उसको बुलाते ओ संसार या फिर कुछ भी कह के बुलाते, लेकिन यहाँ पर ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लाइफ एक भाव है, हम इसको देख नहीं सकते, टाइम को हम देख सकते हैं लेकिन एज अ मानव प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है ओ डेथ, वाई आर यू सो क्रूअल। ओ डेथ, ओ मृत्यु, वाई आर यू सो क्रूअल, तुम इतनी क्रूर क्यों हो। देखो, मृत्यु एक भाव है, ठीक है, तो लेकिन वो हमें बड़ा दुख देती है, इसीलिए वो कहा, पोएट कह रहा है कि ओ मृत्यु तुम इतनी निर्दयी या क्रूर क्यों हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एड्रेस टू द डेड। हम किसको एड्रेस करते हैं, किसी मृत व्यक्ति को। टू द एब्सेंट, एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, और एक ऐसी वस्तु को जिसको हमने मानव की तरह मान लिया है, और आइडिया और एक विचार को। तो इनको जब हम एड्रेस करते हैं तो उसमें एपस्ट्रॉफ होता है। Apostrophe is a figure of speech in which speaker addresses directly to something which is non-human or non-existence. Apostrophe figure of speech in which speaker, जो बोलने वाला है, एड्रेस करता है डायरेक्टली, सीधे तौर पर, टू समथिंग, किसी चीज़ को, विच इज़ नॉन ह्यूमन, जो कैसी होती है, मानवहीन होती है। ह्यूमन मीन्स होता है मानव, नॉन लगा दो तो उसमें हीन, यानी मानव नहीं होती है, और नॉन एग्जिस्टेंस, और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इसकी एक और एक डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिए। वैसे सेम ही है सारी, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें से। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट और अ डेड पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और समथिंग नॉन ह्यूमन। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जिसमें स्पीकर डायरेक्टली सीधे तौर पर एड्रेस करता है किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, किसी मृत व्यक्ति को, किसी भी क्वालिटी, किसी भी भाव की गुणों को, या समथिंग नॉन ह्यूमन, ऐसी चीज़ को जो मानवहीन है। एज इफ, और ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे इट वर प्रेजेंट, जैसे कि वो हमारे सामने उपस्थित हो, एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और वो हमारे सामने है और हम उससे कुछ पूछेंगे वो हमें उत्तर देगी, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी, मान लिया वो हमारे सामने प्रेजेंट है और हम उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एपस्ट्रॉफ में होता है। इसकी एग्जाम्पल देखिए। Busy old fool, unruly son,
Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Busy old fool, unruly son. ये इसमें सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है. अनरूली सन यानी रूल माने होता है शासन करना, अनरूली यानी अच्छे तरीके से शासन ना करना, बेढंग से शासन करना, ठीक है. तो बिजी ओल्ड फूल कि व्यस्त बूढ़े और मूर्ख, अनरूली सन बेढंग से शासन करने वाले सूर्य. वाई डज योर दस यानी वाई डज यू दस. दाव मीन्स होता है, अब की इंग्लिश में यू, पहले दाव यूज़ करते थे और डोस्ट की जगह अब यूज़ करते हैं डज. तो वाई डज यू दस थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेन्स. विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ, कर्टेन्स मीन्स पर्दे. तो तुम हमें क्यों कभी विंडो यानी खिड़कियों से, कभी कर्टेन से हमें क्यों बुलाते हो, ठीक है. यहाँ पे सन को पर्सोनिफाइड किया गया है. नेक्स्ट है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर. अभी दाउ का बताया था मैंने, प्रेजेंट इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, यू. तो मिल्टन, ये मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन है, फेमस पोएट है इंग्लिश के. उनके मरने के बाद किसी पोएट ने उनके बारे में लिखा था, तो लिखते हुए वो उन्हें संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है और डेड भी है. मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन का तुम्हें यहाँ इस वक्त होना चाहिए था. जिस वक्त वो ये लाइन लिख रहा था, तो वो पोएट कह रहा है कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त होना चाहिए था, वो उनकी मृत्यु पर अफसोस कर रहा है. ओ कैप्टन माई कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज़ डन. ये आपकी अपकमिंग पोएम में आएगी, आपके सिलेबस में ही है. ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है. ओ कैप्टन इसमें अब्राहम लिंकन को माना गया. अब्राहम लिंकन की जब डेथ हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने लिखी थी ये पोएम पोएट ने, तब उनको संबोधित करते हुए लिख रहे थे. ओ कैप्टन माई कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज़ डन. आर मतलब हमारी, फियरफुल यानी भयंकर या डरावनी, ट्रिप यात्रा इज़ डन पूरी हो चुकी है, ठीक है. नेक्स्ट है स्वीट कंटेंट वेयर इज़ दाई माइल्ड अबोर्ड. स्वीट कंटेंट होता है मीठी सामग्री या मीठा सामान. वेयर इज़ दाई, दाई मीन्स योर, माइल्ड यानी नाजुक, अबोर्ड मीन्स निवास स्थान, कि उस मीठी सामग्री तुम्हारा नाजुक निवास स्थान कहाँ है. यानी ये मिठाई से बात कर रहा है कि तुम कहाँ रखी हुई हो. उसे कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो मिठाई से ही बात करने लग गया, ठीक है. नेक्स्ट है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस. ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन. वेयर आर दाई चार्म्स, तुम्हारा वो आकर्षण कहाँ गया. दैट सेजेस, जो साधु संत हो, सेजेस मीन्स होता है साधु संत, हैव सीन इन दाई फेस, जो देखा करते थे तुम्हारे चेहरे पर. तो सॉलिट्यूड को प्रेजेंट किया गया है एज अ मानव, और कहा गया है कि तुम्हारे जो चेहरे पर आकर्षण था वो कहाँ चला गया है, अब जो साधु संत बहुत पसंद करते थे. नेक्स्ट है ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. इसमें सी को संबोधित यानी समुद्र को संबोधित कर रहा है पोएट, और कह रहा है कि चोट मारो. ब्रेक का यहाँ पे मीनिंग है चोट मारना, ठीक है. तो बार बार कह रहा है कि चोट मारो ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, इन जो तुम्हारे समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं ग्रे कलर के या ब्राउन कलर के, इसमें कोल्ड ग्रे स्टोन्स दे रखा है, यानी ठंडे ग्रे स्टोन्स पत्थर दे रखे हैं, उन पे आकर चोट मारो, ठीक है. तो ये समुद्र से बात कर रहा है इसमें. नेक्स्ट आपको पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन बता दी, उसके एग्जाम्पल क्लियर हो गए. अपस्ट्रॉफ की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल करा दिए. इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, वो आप इसको अलग कैसे करेंगे अब हम देखेंगे. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो कैसे अलग करेंगे. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इनमें थोड़ा सा ही अंतर है केवल. Personification gives human attribute to inanimate object and abstract ideas. Personification में क्या होता है, give देता है human attribute, मानव के व्यवहार या फिर उसके गुणों को, to inanimate object निर्जीव वस्तुओं को, abstract ideas यानी भाव या विचारों को, while जबकि apostrophe only addresses them. apostrophe में क्या होता है, केवल उन चीज़ों को जो personification में हो रही है, उन चीज़ों को सिर्फ एड्रेस करता है, संबोधित करता है.
ओके, एज इफ दे आर प्रेजेंट एंड अलाइव। और कैसे प्रेजेंट करता है? जैसे वो जीवित हो और उसके पास उपस्थित हो। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन और अपस्ट्रॉफ में केवल इतना भेद है कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को जीवित मान लिया जाता है और वे जीवित की तरह कार्य भी करते हैं, जबकि अपस्ट्रॉफ में मृत व्यक्ति वस्तुओं या विचारों को जीवित के समान संबोधन करते हैं। आगे इसका डिफरेंस हम समझ में। पर्सोनिफिकेशन में हम उस व्यक्ति को मान लेते हैं कि वो चीज़, जैसे समय को माना तो समय वो मानव बन गया और मानव की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन एपस्ट्रॉफ में क्या होता है? वो मानव बन तो चुका है लेकिन सिर्फ उसमें संबोधन करते हैं, उसको कोई कार्य नहीं कराते हैं, सिर्फ उसको संबोधन करते हैं और उससे बातें करते हैं। ओके, ये आपके दो साइन है पंक्चुएशन मार्क्स। ये मुझे आप बताएंगे कौन कौन से साइन, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, नाउ आपकी फिर 2 फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो चुकी हैं, टोटल 4 हो गई हैं। आगे मैं आपकी 3 और कराऊंगी। ठीक है।